आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने बेशुमार बातें कर ली हैं कल से लेकर अब तक ईरान के हवाले से, और ईरान के हवाले से बातें ये की हैं कि ईरान ने ये ढोंग रचाया और ये सब कुछ किया। अब ईरान का इजराइल के साथ क्या कोई ताल्लुक रहा? जो थंबनेल की लाइन आपने देखी है, क्या ताल्लुक रहा है या है, उसके ऊपर बात की जाएगी और मुहर्रिकात के ऊपर बात की जाएगी और इनकी असल लड़ाई है किस वजह से, उसके ऊपर बिलखुसूस बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बतानी है। कुछ तस्वीर शाया की हैं इजरायली हुकूमत की तरफ से, और इजरायली हुकूमत ने यह दावा किया कि उनका जो मेन जंगी एयरबेस है उसके रनवेज को नुकसान पहुंचा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि रनवेज को नुकसान पहुंचा है, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा, थोड़े से गड्ढे पड़े होंगे, तो इससे ज्यादा और क्या बन जाएगा। ये नुकसान कोई नुकसान है? बात यह है कि अभी तक जो परवाजें हैं इजराइल के लिए वो मुअत्तल है। वो इजराइल को निजी परवाजों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, वो भी अभी तक मुअत्तल है। $1 अरब उनकी तकरीबन इन जो मिसाइल्स थे उनको रोकने के लिए $1 अरब लागत आई इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल के हवाले से। तो ये सारी चीजें इंटरसेप्टर्स, मैंने ये बताया था कि इंटरसेप्टर्स काम किस तरीके से करता है। इंटरसेप्टर्स काम इस तरीके से करता है कि इंटरसेप्टर्स में आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 40 मिसाइल है इंटरसेप्टर्स वाले यानी रोकने वाले, और आगे से आ रहे हैं 80 मिसाइल्स और एक ही वक्त में उनको हिट करना है, तो उसमें जो उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जो रडार सिस्टम होता है, जो किसी चीज का देखना होता है कि ये कितनी आ रहे हैं, इनके अहदाफ पे क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले जज ये किया जाता है कि किस जगह पे ज्यादा नुकसान होगा। सबसे पहले इंटरसेप्टर्स उसको मार गिराता है, यानी आपको तरजीहात रखना होती है, उसकी लेयर्स रखना होती है। मिसाल के तौर पे एक पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है और एक जो है वो दरिया के करीब गिरेगा जाके, वहां पे 4 इमारतें हैं और वहां पे ज्यादा इमारतें हैं, तो वो रोकेंगे पार्लियामेंट के ऊपर वाले हमले को, ये बात है, और वो उसको नहीं रोकेंगे। और अगर वो दोनों तरफ रोकने की उस वक्त सलाहियत रखते हैं तो दोनों तरफ रोकेंगे। अब इजराइल के पास सलाहियत थी कि वो इतने ड्रोन्स को रोक सकता हो, लेकिन उससे पहले ही उर्दन के अंदर बहुत से रोक लिए गए, उर्दन के अंदर मार गिराए गए। तो इसी असना के अंदर वो एक ड्रोन का उधर पहुंच जाना या एक मिसाइल का पहुंच के जंगी बेस को नुकसान पहुंचाना या उसमें गड़ों को पैदा कर देना, तो वहां पे मुख्तलिफ सवाल होते हैं। पहला सवाल यह उठता है कि क्या वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत नहीं रखते। दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर तरजीहात की बुनियाद पर ही किया जाए और तरजीहात की बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने मिसाइल्स को मार गिराना था, तो ईरान ये क्लेम करता है कि हमने उनके फौजी अड्डों को टारगेट किया था, और उस फौजी अड्डे को भी टारगेट किया था जिस फौजी अड्डे से तैयारे उड़ के जिन्होंने हमारे काउंसलेट के ऊपर हमला किया, या जहां से कासिम सुलेमानी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जहां से उनके दीगर एलाइज के खिलाफ ऑपरेशन होता है, तो उन्होंने उस फौजी अड्डे को टारगेट किया। तो क्या इजराइल की तरजीहात में अपना वो फौजी अड्डा नहीं था? सवाल है। अगर लोग इसको ये कहें कि वहां बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो जो खित्ते का चौधरी हो या गांव का ही चौधरी लगा ले, गांव का चौधरी जो है वो किसी दूसरे को कमी कमीन समझता हो ना, तो कमी जितना मर्जी प्रेशर आ जाए, कमी कमीन को उसने दबाया हो और वो दावा करता हो कि मैं चौधरी हूं और उसके पास मालो दौलत भी ठीक हो, वो कभी भी गांव वालों के दबाव में कमी कमीन से थप्पड़ नहीं खाएगा जो उसकी नजर में कमी है। तो ये एक किस्म का थप्पड़ है, यानी ये एक किस्म का उस दिफाई निजाम में एक लूप होल का मंजर यहां पे आना है कि कहीं से उसको मिस करते हुए वो निकल गया मिसाइल और वो वहां पे जाके गिरे। इजराइल ने यह तस्लीम तो नहीं किया कि काउंसलेट पर हमला उसने किया था, लेकिन आम तासुर यही है कि इजराइली ही इस हमले के पीछे था। और यह तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर अपनी सरजमीन से हमला किया है और खित्ते का चौधरी जो है उसे थप्पड़ लगा है या उसके ऊपर इस तरह हाथ ही उठा देना, कोई उसका मजारा इस तरह हाथ उठा दे, मारे ना, सिर्फ हाथ उठा दे, तो कहेंगे ये ड्रामेबाजी थी, उसने हाथ उठा दिया। वो हाथ का उठाना भी वो उस चौधरी के लिए मरने का मकाम होता है। एक शेडो वॉर रही है जिसमें एक दूसरे के
ये असासों पे हमले करते रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते रहे ईरान और इजराइल। और आपको इस बात के ऊपर हैरानी होगी कि इजराइल और ईरान जो है वो 1979 से पहले तक इत्तेहादी थे। 1948 में इजराइल वजूद में आया, 1948 से लेकर 1979 तक इनके ताल्लुकात ईरान के साथ इत्तेहादियों वाले थे। क्योंकि इजराइल की मुखालिफत ईरानी हुकूमत के बयानी का अब एक अहम हिस्सा है, तो जब इनकलाब आया ईरान के अंदर, इस्लामी हुकूमत का कायम हुआ, तो उन्होंने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई जो है वो इजराइल को इससे कबल कैंसर की रसौली तशरीह दे चुके हैं, और वो ये भी समझते हैं कि बिलाशुबा इसका खात्मा भी किया जाएगा और यह तबाह भी होकर रहेगा। इजराइल का यह मानना है कि ईरान उसकी सालमियत के लिए खतरा, और ईरान का यह मानना है कि इजराइल दुनिया की सालमियत के लिए खतरा। इसके अलावा ईरान की जानिब से प्रॉक्सी गिरोह बनाए गए जो इजराइल को तबाह करने की बात करते हैं। सारे ईरान, फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ये है, हमास ने इससे पहले, और लबनानी अस्करियत पसंद गिरोह हिजबुल्लाह, इसकी फंडिंग का इल्जाम भी ईरान के ऊपर लगता है कि ईरान खुफिया तौर पे जौहरी हथियार भी बना रहा है, लेकिन ईरान उसकी तरदीद भी करता रहता है। ईरान का यह कहना है कि इजराइल पे हमला जो था वो 1 अप्रैल को शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने की इमारत पे किए गए फजाई हमले का जवाब है, जिसमें ईरान के सीनियर कमांडर की शहादत हुई थी। ईरान ने इजराइल को इस फजाई हमले का जिम्मेदार भी ठहराया, जिसे ईरान अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देता है, और इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन वसी पैमाने पर यह ख्याल किया जाता है कि उसके पीछे इजराइल का हाथ था, और इस हमले के अंदर ईरान के पासदाराने इनकलाब IGRC की बैरून मुल्क जो शाख है कुद्स फोर्स, जिसके पहले सीनियर कमांडर जो थे वो जनरल कासिम सुलेमानी थे, और अब एक सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहदी समेत कोई 13 अफराद की शहादत हुई है। तो इजराइल का इल्जाम यह है कि वो ईरान की जानिब से लबनान के जो गिरोह है हिजबुल्लाह, उसको मुसल्ला करने के लिए ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करता है। दमिश्क में काउंसिल खाने पे हमला जो है वो ईरानी अहदाफ के खिलाफ किए गए उन दीगर फजाई हमलों से मिलता है जिसके पीछे इजराइल का हाथ है। और हालिया महीनों में अगर आप देखें तो शाम में किए गए जो फजाई हमले हैं उसमें पासदाराने इनकलाब के कई सीनियर कमांडर्स जो है उनकी शहादत हुई है। और इजराइल ये भी इल्जाम लगाता है कि पासदाराने इनकलाब जो है वो शाम के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियारों और साजो सामान फराम करते हैं, जिनमें वो मिसाइल भी शामिल हैं जो उनकी तरफ से दागे गए। इजराइल ये भी दावा करता है कि वो उन तरसीलात को रोकने के साथ साथ शाम में ईरान की फौजी पोजीशन को मजबूत करने से रोकने की कोशिशें कर रहा है। अब यहां पे कुछ चीजें देखने लायक हैं। चीजें ये देखने लायक हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बाकायदा तौर पे ये क्या हमला हुआ कि पहले तंबीह की जाए, पहले बता दिया जाए सबको और फिर बाद में हमला किया जाए, और उसका क्या फायदा। ईरान ने अमरीकी और इजरायली मफादात को चैलेंज करने के लिए मशरक़ वस्ता में इत्तेहादियों और प्रॉक्सी कुव्वतों का एक नेटवर्क बनाया। शाम ईरान का सबसे अहम इत्तेहादी है। ईरान ने रूस के साथ मिलकर बशार अल असद की शामी हुकूमत की दहाइयों से जारी खाना जंगी से निकलने में मदद की थी। बशार अल असद को मुस्लिम ममालिक की तरफ से बेशुमार जगहों के ऊपर मुखालिफत का भी सामना था। ईरान की पुष्ट पनाही करने वाला जो मुसल्ला गिरोह है उसमें हिजबुल्लाह जो है वो लबनान में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इजराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से ये तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर इजराइल के साथ सरहद पार फायरिंग का तबादला करते हैं, और सरहद के दोनों तरफ दसियों हजार शहरी अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। और ईरान इराक में कई ऐसी मलेशिया हैं जिनकी हिमायत करता है, जिन्होंने इराक, शाम और उर्दन में अमरीकी अड्डों के ऊपर रॉकेट फायर किए। अमरीका ने उर्दन में एक फौजी चौकी पे अपने 3 फौजियों की हलाकत के बाद जवाबी कार्रवाई की थी। अच्छा, इसमें सवाल है कि हौसी बाकी जो है यमन में, उनकी भी ईरान के ऊपर इल्जाम है कि उनकी मदद भी ईरान करता है, जो मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों को कंट्रोल करता है। गाजा के अंदर हमास की हिमायत भी, हौसियों का इजराइल पे हमला भी, यमन के साहिलों के करीब गुजरने वाले तजारती जहाजों पे हमला भी, जिससे कम से कम एक जहाज डूब भी चुका है पिछले दिनों। अमेरिका और बरतानिया ने जवाब में हौसियों के ठिकानों के ऊपर भी हमले किए थे। अब ईरान के ऊपर बेशुमार हमलों के इल्जाम हैं, और इजराइल ये भी इल्जाम लगाता है कि ईरान हमास समेत फलस्तीनी मुसल्ला गिरोह को भी हथियार फराम करता है। अब कुछ लोग जवाज के तौर पे बात करते हैं कि जी देखें जी कि हमास ने ईरान की ईमा के ऊपर वो जंग का आगाज किया था,
और ईरान उसकी पुष्टपनाही से पीछे हट गया। 6 महीने तक वो खामोश रहा और हमास वालों ने ईरान से गिला भी किया था कि आपने एक जंग का आगाज करके हमें बीच मैदान में छोड़ दिया, जिसकी वजह से 33,000 से ज्यादा शहादतें हुई और 80,000 के करीब जख्मी हुए। लेकिन इसको जवाब बनाया जाता है कि ये देखें 6 महीने तो ना हुए, ये एक ड्रामेबाजी की गई है ईरान की तरफ से। बुनियादी तौर के ऊपर अगर हमास जो है उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया गया और ईरान ने यह दावा किया हो कि हम आपके साथ मैदान में उतरेंगे, तो हमास इस बात से कतई तौर पे इनकारी नहीं है कि वो उनको असलहा जो फराहम किया जाता है और उनको जो फंडिंग फराहम की जाती है और मॉरलिटी उन्हें जो दी जाती है वो ईरान की तरफ से है अच्छे पैमाने पे। हमास इससे कभी इनकारी नहीं। हमास का सिर्फ यह था कि आप बाकायदा तौर पे खुद इन्वॉल्व हो जंग के अंदर। अब यह वो मौका है कि जहां पे बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट हो गई। ईरान के ऊपर सैंक्शंस बहुत सारी हैं। ईरान के पास जदीद फजाई दिफाई निजाम और लड़ाका तैयारों की कमी है। यह ख्याल किया जाता है कि उस कमी को पूरा करने के लिए रूस यूक्रेन की जंग में मदद के बदले में ईरान के साथ ताउन भी कर रहा है और ईरान के बरक्स इजराइल के पास दुनिया की जदीद तरीन फजाई अफवाज में से एक है। उनकी IISS की मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास जेट तैयारों के कम से कम 14 स्क्वाड्रन्स हैं, जिनमें F-16 है, F-15 है, जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ जेट भी शामिल है और इजराइल को दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने का तजुर्बा भी मौजूद है। तो इस वजह से बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी, तो उस पर वो एक मौका ऐसा बनाया जाना था जो मौका इजराइल ने खुद सिफारत खाने पर हमला करके फराहम किया। अब ईरान जो है वो खित्ते में वो अकेला मुल्क नहीं होगा जो सिर्फ इस जंग में कूदेगा, वो अपने साथ 4 ममालिक को और लेके कूदेगा। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जौहरी हथियार उसके पास मौजूद है, लेकिन वो जानबूझ के उसे छुपाने की सरकारी पॉलिसी रखता है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है और वो इस इल्जाम से भी इनकार करता है कि वो जौहरी हथियार रखने वाली रियासत बनने के लिए अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आलमी न्यूक्लियर वॉचडॉग जो है वो ये बताता है कि ईरान के जेर जमीन फोर्डो साइट के ऊपर यूरेनियम के जर्रात को 83.7% तक पाया गया और ये हथियारों के दर्जे के बहुत करीब होता है। तो अब ये ईरान कहता है ये गैर इरादी तौर पर उतार चढ़ाव हो सकता है, हो गया होगा। 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि आलमी ताकतों के साथ 2015 की जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 60% तक उसने अफजूदा किया। अब ये इसी डर के मारे मालूम ही नहीं है किसी को कि क्या है क्या नहीं है, वो हमले से भी कतराते हैं। देखिए कि किसका वार कितना जानदार होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।